नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को जबरदस्त वापसी की और सेंसेक्स 84,000 के पार निकल गया, जबकि निफ्टी ने 25,750 का स्तर छुआ, जो पिछले एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई, जिससे बाजार को मजबूती मिली, जबकि मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी बनी रही। बैंक निफ्टी ने भी 57,713 पर बंद होकर नया रिकॉर्ड बनाया, जो इस सेक्टर में जबरदस्त भरोसे का संकेत है। बाजार में सबसे ज्यादा चमक HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयरों में रही, जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर खींचा। वहीं IT सेक्टर में विप्रो और इन्फोसिस के कमजोर नतीजों के बाद बिकवाली जारी रही। बैंक इंडेक्स ने इस सत्र में रिकॉर्ड बनाया और 57,651 का नया हाई छुआ। HDFC बैंक और ICICI बैंक के मजबूत नतीजों की उम्मीदों ने सेक्टर को नई ऊर्जा दी। मार्च 2025 के निचले स्तर से अब तक बैंक निफ्टी में करीब 10,000 अंकों की शानदार बढ़त हो चुकी है। FMCG सेक्टर में शानदार खरीदारी देखी गई। एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसे शेयर टॉप गेनर्स में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार तीसरे दिन चढ़ा, जबकि मैक्स हेल्थ केयर में UBS के अपग्रेड के बाद 2% की तेजी आई। मिड कैप स्पेस में डिलीवरी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, लॉरिस लैब्स, TVS मोटर और भारत डायनामिक्स जैसे शेयरों में मजबूती रही, जबकि मुथूट फाइनेंस को गोल्ड प्राइस में तेजी से फायदा मिला। विप्रो में 5% और इन्फोसिस में 2% की गिरावट रही, क्योंकि एनालिस्ट्स का कहना है कि IT कंपनियों का रेवेन्यू आउटलुक कमजोर दिख रहा है और नए डील्स साइन होने की रफ्तार धीमी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थ केयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल रहे, जिनमें 5% तक की तेजी देखी गई। इससे साफ है कि बड़ी कंपनियों में खरीदारी का माहौल बाजार के मूड को सपोर्ट कर रहा है। बाजार की तेजी के पीछे कई कारण रहे। सबसे पहले विदेशी निवेशकों की वापसी, जहां FIIs ने लगभग 997 करोड़ रुपए और DIIs ने 4,076 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे मार्केट में लिक्विडिटी और भरोसा दोनों बढ़े। दूसरा कारण रहा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड 0.25% गिरकर $60.94 प्रति बैरल पर आ गया, जिसे महंगाई और भारत के इंपोर्ट बिल पर दोनों पर राहत का असर दिखा। तीसरा बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा रुपए की मजबूती। रुपया 21 पैसे बढ़कर 87.75 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो विदेशी निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है और मार्केट सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स का कहना है कि तेजी के बाद बाजार में हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 25,520 के ऊपर बना रहता है तो इसमें और मजबूती के आसार हैं। सप्ताह के हिसाब से देखें तो ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब बाजार चढ़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 2% बढ़े हैं, जो पिछले 4 महीनों में सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन है। हिंदुस्तान जिंक के सितंबर तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 13.8% बढ़कर 2,649 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि राजस्व भी मामूली बढ़त के साथ 8,282 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। EBITDA में 7.8% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन भी 50.45% तक सुधरा है। सिल्वर का योगदान कंपनी की कुल कमाई में 40% तक पहुंच चुका है, जो इसके बिजनेस का अहम हिस्सा बन गया है। कंपनी ने रिफाइंड मेटल और सिल्वर प्रोडक्शन गाइडेंस में थोड़ी कटौती की है, जिससे आने वाली तिमाहियों में उत्पादन थोड़ा कम रह सकता है। फिलहाल शेयर 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में इसमें करीब 1.5% की गिरावट आई है। JSW स्टील ने सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। भले ही मुनाफा थोड़ा कमजोर दिखा हो, कंपनी की कुल आय 14% बढ़कर 45,152 करोड़ रुपए हो गई और EBITDA 7,115 करोड़ रुपए रहा, जो उम्मीद से बेहतर है। कंपनी ने लागत नियंत्रण में सुधार दिखाया है, जिससे मार्जिन 15.80% तक पहुंच गया। हालांकि नेट प्रॉफिट 1,646 करोड़ रुपए रहा, जो उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। JSW ने कहा है कि भारत में स्टील की मांग मजबूत बनी रहेगी। हालांकि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और ऊंचे टैरिफ जैसी चुनौतियां 2026 में असर डाल सकती हैं।
कंपनी को भरोसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खर्च से आने वाले समय में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। पीसीबीएल केमिकल के नतीजे इस बार कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% घटकर 61.7 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राजस्व लगभग स्थिर रहा। ईबीडीए में भी 27% की गिरावट आई और मार्जिन घटकर 12.3% रह गया। हालांकि कंपनी ने निवेशकों को खुश करने के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 600% डिविडेंड की घोषणा की है। रिकॉर्ड तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है। नतीजों के बाद स्टॉक करीब 3.5% गिरकर 366 रुपये तक फिसल गया। कमजोर नतीजों के बावजूद डिविडेंड निवेशकों के लिए राहत की खबर है। यूको बैंक ने सितंबर तिमाही में 3% की बढ़त के साथ 620 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़कर 2,533 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जिससे बैंक की आय की स्थिति मजबूत दिख रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.56% और नेट एनपीए 0.43% पर आ गया है। हालांकि नतीजों के बाद स्टॉक पर हल्का दबाव देखने को मिला और शेयर लगभग 2% गिरा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 26 से 52 रुपए तक का रेंज दिखाया है, यानी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। पीवीआर इनॉक्स ने तिमाही नतीजों में शानदार पलटवार किया है। कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। पिछले साल के 11.8 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले इस बार 106 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ है। कंपनी की कुल आय 1,823 करोड़ रुपए रही, जो साल दर साल करीब 12% की वृद्धि है। ईबीडीए भी 479 करोड़ रुपए से बढ़कर 611.7 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन में सुधार होकर 33.5% हो गया। कंपनी ने लागत नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा दोबारा जीत लिया है। दुनिया की दिग्गज पेय कंपनी कोका कोला भारत में अपने बोटलिंग बिजनेस को शेयर बाजार में लाने की तैयारी में है। कंपनी अपनी यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का करीब $1 बिलियन यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। इससे कंपनी की वैल्यू करीब $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोका कोला ने हाल के हफ्तों में इन्वेस्टमेंट बैंकरों से बातचीत शुरू की है। अगर सब कुछ तय रहा तो 2026 में आईपीओ लिस्टिंग संभव है। हालांकि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कंपनी भारत में अपने बिजनेस को लोकल निवेशकों के लिए खोलना चाहती है ताकि बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। कोका कोला का ये कदम उन वैश्विक कंपनियों की कतार में शामिल होगा जो अपनी भारतीय यूनिट्स को सार्वजनिक कर रही हैं। अगर ये डील होती है तो कोका कोला का आईपीओ भारत के एफएमसीजी सेक्टर का एक बड़ा इवेंट साबित होगा। अमेरिका के कुछ बैंकों में खराब कर्ज और धोखाधड़ी की खबरों ने निवेशकों में डर फैला दिया है। इसका असर अब पूरे ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। खासकर बैंकिंग सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जायोन्स बैंक कॉरपोरेशन को करीब $50 मिलियन के नुकसान की वजह से इसका शेयर 13% गिर गया, जबकि वेस्टर्न अलायंस ने धोखाधड़ी की जांच शुरू की और उसके शेयर भी 10% से ज्यादा टूटे। इनके असर से एसपीडीआर एसएनपी रीजनल बैंकिंग ईटीएफ केआरई करीब 6% तक लुढ़क गया, जिससे अमेरिकी रीजनल बैंकों पर निवेशकों का भरोसा हिल गया। अमेरिका में शुरू हुई ये गिरावट अब यूरोप और एशिया तक फैल गई है। यूरोप का स्टॉक्स बैंकिंग इंडेक्स करीब 3% गिरा, जबकि स्पेन का सैबडल बैंक 9% और जर्मनी का डॉइच बैंक करीब 7% टूटा। ब्रिटेन का बार्कलेज बैंक भी 5% गिरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई बड़ा वित्तीय संकट नहीं है, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगाना चिंता की बात है। ब्रिटेन और यूरोप के बैंकों ने पिछले 10 साल में अपनी बैलेंस शीट्स को काफी मजबूत किया है, इसलिए ये गिरावट कुछ दिनों की हो सकती है, बशर्ते आगे कोई नई गड़बड़ी न मिले। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने चेतावनी दी है कि जब एक कॉकरोच दिखे तो समझिए और भी हैं, यानी इन शुरुआती घटनाओं के पीछे और बड़े रिस्क छिपे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों में फर्जी गारंटी या दोहरी गिरवी जैसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो आगे और नुकसान करा सकती हैं। अगर आने वाले हफ्तों में और बैंकों के खराब लोन सामने आए तो ये गिरावट सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव डाल सकती है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर की मार्केट वैल्यू में करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट आ सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 71.8% बढ़कर 670 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो 49.6 करोड़ रुपए की अन्य आय की वजह से संभव हुआ। रेवेन्यू भी 28.60% बढ़कर 14,855 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का एबिटडा 31.4% बढ़कर 561 करोड़ रुपए पर पहुंचा और मार्जिन मामूली बढ़कर 3.8% पर पहुंचा।
टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा 5.1% बढ़कर 166 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिडा में 11.7% की गिरावट आई और मार्जिन 18.1% से घटकर 15.7% रह गया। बीते एक साल में कंपनी के शेयर में करीब 35% की गिरावट देखने को मिली है। 361 वॉर्म के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 28.3% बढ़कर 315.5 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि कुल आय में 29% की वृद्धि हुई। एबिडा 32% बढ़कर 714 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और मार्जिन भी सुधरकर 64% हो गया। कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर रशियन क्रूड ऑयल को लेकर दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद में कोई बड़ी कटौती नहीं की है। 2023 से 2025 के बीच रूस से तेल आयात 31% से 45% के बीच बना रहा। 2024 के मध्य में भारत ने रूस से रोजाना 2.1 मिलियन बैरल तक तेल खरीदा, जो कुल आयात का करीब 45% था। 2025 में ये औसत 1.6 से 1.9 मिलियन बैरल के बीच रहा और अक्टूबर तक हिस्सेदारी घटकर करीब 31% आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल आयात जारी रखा है। इसका मकसद है महंगाई को नियंत्रण में रखना और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखना, चाहे ग्लोबल दबाव कितना भी क्यों ना हो। जापान की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC ग्रुप ने भारत को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वो येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगी और न ही कोई ओपन ऑफर लाने की योजना है। इसके बजाय SMBC का फोकस भारत में अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस को मजबूत करने पर रहेगा। SMBC ग्रुप फिलहाल भारतीय नियामक सीमा 24.99% हिस्सेदारी के अंदर ही रहना चाहता है। कंपनी के इंडिया हेड ने कहा कि वो येस बैंक और SMG इंडिया क्रेडिट जैसी इकाइयों के प्रदर्शन को अलग अलग आधार पर आंकेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी किसी एक बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को संतुलित और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। पूनावाला फिनकॉर्प के सितंबर तिमाही के नतीजे काफी दमदार रहे। कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है और इस बार 74.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 37 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 40% से ज्यादा बढ़कर 905 करोड़ रुपए पहुंची है, जो बताता है कि उसका लोन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 68% बढ़कर 47,701 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें नए प्रोडक्ट्स का 8% योगदान रहा। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में 56% सुरक्षित और 44% असुरक्षित लोन शामिल हैं। खर्च स्थिर रहे हैं, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार दिखा है। टाटा पावर ने अपने मुंद्रा प्लांट में अस्थायी रूप से काम रोकने की घोषणा की है। ये फैसला प्लांट की टेक्निकल मेंटेनेंस और कुछ ओवरहॉलिंग एक्टिविटीज के लिए लिया गया है। कंपनी का कहना है कि ये काम पूरे होने के बाद यूनिट फिर से शुरू की जाएगी, जो अनुमानतः 30 नवंबर तक बंद रह सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 में मुंद्रा यूनिट ने करीब 11,290 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था, जबकि टाटा पावर का कुल टर्नओवर 64,502 करोड़ रुपए रहा। यानी ये यूनिट कंपनी के कुल नेटवर्थ का 10% से भी कम हिस्सा है। शुक्रवार को शेयर हल्की गिरावट के साथ 397 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी हाल ही में तमिलनाडु में 2 नए सोलर स्किल सेंटर्स भी शुरू कर चुकी है, ताकि युवाओं को सौर ऊर्जा से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा सके। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सितंबर तिमाही के नतीजे थोड़ा कमजोर रहे। बैंक का मुनाफा 571 से घटकर 561 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 2,144 करोड़ पहुंच गई। ग्रॉस NPA में थोड़ी गिरावट आई है, जो बताता है कि बैंक की लोन क्वालिटी में सुधार हो रहा है। हैवेल्स ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 317 करोड़ रुपए हुआ और रेवेन्यू भी 4,766 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ है, जो अब 9.2% पर आ गया है। ये नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी के इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड मजबूत बनी हुई है। इंडिया मार्ट के नतीजे इस बार थोड़े मिश्रित रहे। कंपनी की आय बढ़कर 391 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन मुनाफा घटकर 83 करोड़ रह गया। EBITDA मार्जिन भी 38.7% से घटकर 33.2% पर आ गया। यानी खर्च बढ़े हैं और मुनाफे पर दबाव बना हुआ है। करोड़ व्यास्य बैंक ने इस तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक का मुनाफा 474 करोड़ से बढ़कर 574 करोड़ रुपए हुआ है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 1261 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि ग्रॉस NPA थोड़ा बढ़ा है, लेकिन नेट NPA स्थिर रहा, जिससे संकेत मिलता है कि बैंक की बुनियादी स्थिति मजबूत है।
सोभा लिमिटेड ने इस तिमाही में जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 3 गुना बढ़कर 72.5 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू में 51% की उछाल आई है। हालांकि EBITDA मार्जिन थोड़ा घटा है, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बिक्री और डिमांड दोनों तेजी से बढ़ी हैं। सोभा भारत की उन बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है जो प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। शुक्रवार को स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 1519 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें करीब 13% की गिरावट रही है। देश की वायर और केबल निर्माता कंपनी पॉलीकैब ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 445 करोड़ रुपए से बढ़कर 693 करोड़ रुपए हो गया, जो अनुमान से ज्यादा है। रेवेन्यू 5498 करोड़ से बढ़कर 6477 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। EBITDA 632 करोड़ से उछलकर 1020 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन भी 11.5% से बढ़कर 15.8% तक पहुंच गया। हालांकि पॉलीकैब के तगड़े नतीजों के बावजूद शहर में थोड़ी गिरावट दिखी। दोपहर के कारोबार में स्टॉक करीब 1.5% नीचे 7,466 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1.12 लाख करोड़ रुपए के करीब है और इसका PE रेशियो 50.78 दर्ज किया गया। TTK हेल्थ केयर के सितंबर तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का मुनाफा 17.2 करोड़ से बढ़कर 20.4 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 19% की बढ़त। हालांकि कंपनी की आय में सिर्फ 2.5% की बढ़ोतरी हुई और EBITDA 35% घटकर 5.3 करोड़ रुपए पर आ गया। मार्जिन भी 4.1% से घटकर 2.6% रह गया। फिर भी टैक्स रिफंड के सहारे मुनाफा बढ़ने से निवेशकों का मनोबल थोड़ा सुधरा और स्टॉक में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में स्टॉक 1200 रुपए के पार निकल गया था। इंडसइंड बैंक ने आज मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई दी है, जिनमें दावा किया गया था कि बैंक में फिर से वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो सकती है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि रिपोर्ट में जिन 225 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जिक्र है, वो किसी नई जांच का हिस्सा नहीं है। बैंक ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच पहले ही एक स्वतंत्र एजेंसी पूरी कर चुकी है और उसका असर 2024-25 के ऑडिटेड रिजल्ट्स में शामिल किया जा चुका है। बैंक ने ये भी कहा कि वो सेबी के सभी डिस्क्लोजर नियमों का पालन कर रहा है।